आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में गोधाम का शुभारंभ। सीएम विष्णुदेव साय ने सुरभि गोधाम योजना का वर्चुअल किया शुभारंभ। सीएम साय ने कहा, प्रत्येक विकास खंड में 10 गोधाम स्थापित करने का लक्ष्य। पूरे प्रदेश में 3460 गोधाम बनाए जाएंगे। विपक्ष ने योजना पर उठाए सवाल। ग्रामीण विकास विभाग को लेकर झारखंड सरकार की बड़ी पहल। ग्रामीण विकास विभाग एआई का इस्तेमाल करने वाला होगा पहला विभाग। एआई बताएगा सड़क, पानी, आवास की स्थिति। विभागीय मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। छत्तीसगढ़ में पेट्रोलियम आपूर्ति पर सरकार की सफाई। अफवाहों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। सरकार कालाबाजारी पर रख रही कड़ी निगरानी। पनवेल के तलोजा में खौफनाक घटना। पैसों की तंगी में सुरक्षा गार्ड ने लोहे के पाइप से की 2 लोगों की हत्या। पुलिस ने आरोपी सुरक्षा गार्ड को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां छत्तीसगढ़ में गौवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरभि गोधाम योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसी कड़ी में सूरजपुर में भी सुरभि गोधाम की शुरुआत की गई, जहां निराश्रित और घुमंतु गौवंश के संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। सूरजपुर के गायत्री मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल रूप से शामिल हुए और सुरभि गोधाम का शुभारंभ किया। इस गोधाम का संचालन मां भगवती देवी गौ सेवा समिति द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधाम योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विकास खंड में 10 गोधाम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में 1460 गोधाम लगाए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से निराश्रित और घुमंतु गौवंश के संरक्षण के साथ पशुपालकों को भी आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही। गोधाम योजना को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार राजनीतिक विद्वेष के कारण पहले गौठान व्यवस्था को बंद कर चुकी है और अब नई योजना शुरू की जा रही है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि गौठान व्यवस्था बंद होने के बाद प्रदेश में बड़ी संख्या में गौवंश प्रभावित हुए। उनका कहना है कि पहले सरकार ने गौ अभ्यारण्य की बात कही और अब गोधाम योजना शुरू कर रही है। विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि सरकार का लक्ष्य भले ही 1460 गोधाम बनाने का बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल केवल कुछ गोधामों का ही उद्घाटन किया जा रहा है और यह बजट को लेकर भी स्पष्टता नहीं है। साथ ही प्रदेश में मौजूद लाखों गौवंश के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक हो चुकी है और वह लोकतंत्र में जो एक सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है विपक्ष की आलोचना सहने का, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में अब वह चरित्र नहीं बचा है जो विपक्ष की आलोचना सह रहा है। प्रदेश कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री श्री विनोद तिवारी ने अपने सोशल मीडिया में उन्हीं सवालों को उठाया था जो आज पूरा देश प्रधानमंत्री से जानना चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं बर्दाश्त हुआ और उन्होंने विनोद तिवारी जी जो कि अपने गृह ग्राम गए थे पारिवारिक काम से, वहां पे दिल्ली पुलिस आके उनको गिरफ्तार करती है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। पूरी कांग्रेस पार्टी विनोद तिवारी के साथ खड़ी हुई है। हम इसके कानूनी पहलू की जांच करवा रहे हैं और विनोद तिवारी को हर प्रकार की कानूनी सहायता कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी जाएगी। उन्होंने जो सवाल उठाया था वह सवाल आज भी ज्वलंत है और कांग्रेस पार्टी इस सवाल के साथ खड़ी हुई है। शहर के पुष्प वाटिका के योगा हॉल में शहर के विभिन्न विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से भूमि पूजन किया गया। लगभग 226 करोड़ रुपए से विभिन्न विकास कार्य किए जाने हैं, जिसका वर्चुअल लोकार्पण किया गया। वहीं पुष्प वाटिका योगा हॉल के आयोजित कार्यक्रम में जिले के प्रभारी व स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह यादव, सांसद संतोष पांडे और अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। राजनांदगांव में विभिन्न पद अंतर्गत शासन द्वारा शहर विकास के लिए लगभग 226 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिनमें विभिन्न वार्डों में विकास कार्य कराया जाएगा, जिसमें अमृत मिशन 2.0 अंतर्गत घरेलू अपशिष्ट जल उपचार के लिए 2 स्थानों में
सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सड़क चौड़ीकरण, ऑडिटोरियम निर्माण, नाला निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों के लिए राशि दी गई है, जिसका मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा भूमि पूजन किया गया है। इस दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह भूमि पूजन किया गया। वहीं शहर के पुष्प वाटिका योगा हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद संतोष पांडे, नगर निगम महापौर मधुसूदन यादव और विभिन्न अधिकारी कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे, जहां शहर के नागरिकों को यह सौगात दी गई है और वर्चुअल माध्यम से भूमि पूजन किया गया है। आज बहुत सौभाग्य की बात है, राजनांदगांव और नगर निगम में 226 करोड़ के विभिन्न विकास कार्य में हमने भूमि पूजन किया और इस भूमि पूजन में वर्चुअल रूप से हमारे प्रदेश के मुखिया श्रद्धेय विष्णु साय जी और यहाँ के विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कमल सिंह जी भी वर्चुअल रूप से जुड़े रहे। हम सबके गौरव की बात है। और किसी भी नगरीय निकाय में नगर पालिक निगम के द्वारा एक साथ 226 करोड़ का विभिन्न विकास कार्य लाना, ये अपने आप में एक गौरवपूर्ण बात है। उसके लिए मैं नगर निगम के महापौर, सभापति और उनकी पूरी टीम को और यहाँ के स्थानीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि आपने राज्य शासन के अलग अलग मदों की राशि आपने नगर निगम नांदगांव लाया, जिससे यहाँ के लोगों का मूलभूत सुविधाओं से लेके पेयजल, विद्युतीकरण, स्वच्छता सब प्रकार के काम होंगे, उसमें मैं बधाई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगर पालिका निगम बीरगांव में 55 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने शहर के विकास के लिए 21 करोड़ 40 लाख रुपए की अतिरिक्त घोषणा भी की है। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नागरिक सेवाओं को सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से व्हाट्सएप चैट बॉक्स सेवा का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याएं और जरूरी सेवाएं आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत लाभ दिया गया और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर शहर को स्वच्छ रखने में योगदान देने वाली स्वच्छता दीदियों का भी सम्मान किया गया। पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों को कोई कमी नहीं है और आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों और अफवाहों के कारण लोगों में भ्रम की स्थिति बनी है, जबकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि पेट्रोलियम पदार्थों और गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रख रही है और ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और धैर्य बनाए रखें। सभी को पेट्रोलियम और गैस की नियमित आपूर्ति मिलती रहेगी। के कारण और अफवाह फैलाने के कारण ये बात हुई है। वास्तविकता यह है कि केंद्र सरकार ने बार बार स्पष्ट किया है कि किसी तरह की शॉर्टेज नहीं है स्टॉक में, न पेट्रोलियम पदार्थों की न पेट्रोलियम गैस की। लोग सब्र करें, सरकार कालाबाजारियों पर कठोर कार्रवाई कर रही है, निगरानी रखी हुई है। लोग थोड़े धीरज रखें, धैर्य रखें, अफवाह में न आए और सबको पेट्रोलियम पदार्थों की नियमित सप्लाई होगी, गैस की नियमित। छत्तीसगढ़ में अभी भी होली जारी है। लोरमी में होली का रंग इस बार कुछ खास नजर आया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने होली मिलन समारोह में क्षेत्रवासियों और अपने परिवारजनों के साथ रंग गुलाल लगाकर होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान पूरे कार्यक्रम में फाग गीतों और छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की गूंज सुनाई दी, जिससे माहौल पूरी तरह उत्सवमय हो गया। लोरमी के मंगलम भवन में आयोजित होली मिलन समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोगों के बीच पहुंचकर रंग गुलाल लगाया और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, समाज कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने एक दूसरे को रंग लगाया और गले मिलकर होली की खुशियां साझा की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। कार्यक्रम में लोक गायिका गरिमा दिवाकर और स्वर्णा दिवाकर की टीम ने पारंपरिक फाग गीतों की मनमोहक प्रस्तुति की। ढोल मांगड़ और लोक संगीत की धुनों पर लोग झूमते नजर आए और पूरा वातावरण रंग और उमंग से भर गया। होली मिलन समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि होली केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि यह प्रेम,
भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में आपसी मेल मिलाप और एकता की भावना मजबूत होती है। अरुण साव ने आगे कहा, लोरमी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और जनता के सहयोग से यह क्षेत्र प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। रायपुर में कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस 17 मार्च को विधानसभा घेराव करेगी। इस घेराव को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर जानकारी दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ने कहा कि प्रदेश में मनरेगा में गड़बड़ी, अफीम की खेती के मामले, बिगड़ती कानून व्यवस्था और जनहित से जुड़े कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है और सरकार पूरी तरह से सोई हुई है। मलकीत सिंह गेंदू ने कहा कि कांग्रेस का यह आंदोलन सरकार को जगाने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि 17 मार्च को होने वाले विधानसभा घेराव में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी आंदोलन में भाग लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और पार्टी के अन्य प्रवक्ता भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश में जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए आंदोलन किया जा रहा है और आने वाले समय में कांग्रेस जनहित के सवालों पर लगातार आवाज उठाती रहेगी। विषय बना हुआ है और बहुत ज्यादा हतफत करने वाला है। छत्तीसगढ़ का एक एक आदमी, आप जैसे विद्वान पत्रकार, हर आदमी चिंतित है इस अफीम की खेती के खुलासे के बाद। साथियों, अफीम की खेती का जो दुर्ग में खुलासा हुआ है, समोदा में, इसका जो सरगना था विनायक ताम्रकार, वह भारतीय जनता पार्टी का बेहद ही प्रभावशाली नेता, मतलब अजय जामवाल, जो भाजपा में कुछ भी करने की जिनकी हैसियत है, बीएल संतोष, ये सब संघ से जुड़े हुए नाम है, उनके साथ उसकी फोटो है और बड़े ही निकटस्थ फोटो है। केंद्रीय मंत्री तोफन साहू के साथ उसकी दर्जनों फोटो है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि भाई साहब फोटो खिंचाना चाहता हूं कि बगल में आके फोटो खिंचा ले, वैसी वाली फोटो नहीं है। मतलब उनके साथ कार्यक्रम करते हुए फोटो है, उनके साथ मीटिंग करते हुए फोटो है, उसके कंधे में हाथ रख के फोटो है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां एआई के इस दौर में अब झारखंड सरकार भी राज्य के विकास में तेजी लाने की दिशा में इसका इस्तेमाल सरकारी कामकाज में करने की तैयारी कर चुकी है, जिसके तहत राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल करने का निर्णय लाया गया है। इस प्रस्ताव को लेकर जानकारी मिली है कि मनरेगा से लेकर आवास तक हर काम की डिजिटल निगरानी एआई टेक्नोलॉजी के जरिए हो सकेगी और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। इस क्रम में विभागीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि समय के अनुरूप बदलाव आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से इसकी शुरुआत होने की संभावना है। तो वही मंत्री ने केंद्र सरकार से राज्य से के बकाया राशि की मांग करते हुए रांची में पत्रकारों के बीच अपनी बात रखी। बहुत बढ़िया है। आज पंचायतों में एवरेज जो 2 अनटाइड की और 1 टाइड की किस्त आई है, तो उससे आप समझ लीजिए कि पंचायतों में 18 से 20 लाख रुपए आबादी के अनुरूप पंचायतों में गया है और स्टेट फाइनेंस का पैसा अगले हफ्ते जब खातों में चला जाएगा और अनटाइड के और पैसे भी मांगने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष वहाँ तो हाउस में कह रहे हैं कि हम लोग सहयोग करेंगे। अगर इसमें सहयोग कर सकते हैं तो मैं भाजपा के लोगों से ये कहना चाहूँ, खास करके नेता प्रतिपक्ष से, कि जो 15वीं वित्त का पैसा हमारा लैप्स इस वजह से कट जाएगा क्योंकि केंद्र ने हमारे सभी क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद भी पैसे देर से देने शुरू किए। उस वजह से करीब 1000 करोड़ रुपए झारखंड का 15वीं वित्त का जो लैप्स करने की संभावना है, उसमें सहयोग करें और यह सुनिश्चित करें, क्योंकि जब भी हम लोगों को यह किस्त आए उसके जीटीसी को या ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सब हम लोगों ने समय पर सबमिट कर दिया है। तो इन एंटिसिपेशन की झारखंड इस पैसे का यूटिलाइजेशन और जीटीसी वगैरह सब आपको समय पर दे देगा।
राजधानी रांची में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रही शिकायतों पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कल देर शाम तक एक गहन समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उप विकास आयुक्त सौरभ भुवनिया, अनुमंडल पदाधिकारी सदर कुमार रजत, अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल और जिला आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने आगामी रामनवमी पर्व के दौरान जिला वासियों की सुरक्षा के मद्देनजर विशेष व्यवस्था करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य शुरू कर दिया है। तो वहीं पर्व की तैयारियों को लेकर रांची महावीर मंडल, रामनवमी श्रृंगार समिति, केंद्रीय शांति समिति के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात कर इस विषय में विस्तृत चर्चा की। इस फौरन प्रतिनिधि मंडल ने पर्व के दौरान शहर से निकलने वाली विभिन्न शोभा यात्राओं, झांकी प्रदर्शन, झंडा पूजन, महाआरती एवं अन्य धार्मिक आयोजनों की रूपरेखा से उपायुक्त को अवगत कराया। सेव द गर्ल चाइल्ड्स अभियान के तहत रांची सिविल सर्जन रांची डॉक्टर प्रभात कुमार की अध्यक्षता में कल शाम सदर अस्पताल परिसर से बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संध्या फेरी निकाली गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना था तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसे कुप्रथाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना था। कैंडल मार्च में सिविल सर्जन रांची डॉक्टर प्रभात कुमार, जिला कार्यक्रम प्रबंधन प्रवीण कुमार सिंह, डॉक्टर अमरेश राकेश राय सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी और एएनएम स्कूल की छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। बोकारो सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में दवाई और पुराने प्रचार सामग्री को जलाने का मामला सामने आया है। परिसर में आयरन की गोलियों के साथ कई प्रचार प्रसार के सामग्री को भी जलाने का काम किया गया है। इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने इसे गंभीर मामला बताया और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक सिविल सर्जन कार्यालय से सटे 2 कमरों में वर्ष 2011 से आयरन की गोलियां और कागजात भरे पड़े हुए थे। सिविल सर्जन ने इसे साफ सफाई करने का निर्देश दिया था। सफाई के बाद इस कमरे को बेहतर ढंग से बनाने के बाद इसको इस्तेमाल करना था। साफ सफाई के दौरान कमरे से दवाई और कागजात निकल गई, जिसके बाद इस पर आग लगा दिया गया। आग लगने के बाद मामला सुर्खियों में आया। हालांकि मौके से सभी जले हुए दवाई और कागजात को हटा दिया गया है। में उस दिन था अपने भांजे की शादी में, तो उस दिन मुझे उपायुक्त महोदय के द्वारा पता चला, बताया कि आपके अस्पताल में कुछ दवा या कुछ कागजात जले हुए हैं। उस संदर्भ में मुझे यही कहना है कि वो एक कमरा को हम लोग रिनोवेट कर रहे थे, 1 या 2 कमरा था रिनोवेट कर, बहुत जर्जर स्थिति में था और वो 2011 से वो बंद था। लोगों ने बोला था उसमें सांप रहता, ये रहता। हमने ठीक है, इसको हम रिनोवेट कर देते हैं और रिनोवेट करके उसको हम लोग टीवी का स्टोर बना देंगे, जो कि अभी अस्पताल सदर अस्पताल में था, क्योंकि वहाँ कमरे की आवश्यकता थी। इसी क्रम में वहाँ पर बहुत सा कचरा और पुराना आईसी मटेरियल वगैरह था, उसको लोगों ने बाहर निकाल के सफाई कर रहे थे और इसी बीच किसी ने उसमें आग लगा दिया। अब ये दवा हम जो देख रहे हैं जिसमें आयरन की दवा है, वो इधर की दवा नहीं, वो 2011-12 या उससे बहुत पहले की दवा, वो कब कैसे वहाँ आया ये मेरे संज्ञान में नहीं। हम इसको जांच कर रहे हैं और इस क्रम में जो भी दोषी कर्मी होंगे, चाहे सफाई कर्मी हो, पदाधिकारी हो या मेरे कर्मचारीगण हो, उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। इसके लिए हम एकदम सजग हैं। उपायुक्त सर का भी बहुत कड़ा निर्देश आया है, उनके द्वारा एक मजिस्ट्रेट भी प्रतिनिधित किया गया है। हम लोग उस पर जांच, संयुक्त जांच करवा के जांच प्रतिवेदन उपायुक्त। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां नागरिकों के सरकारी कामकाज को आसान और तेज बनाने के उद्देश्य से आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर को नवी मुंबई के नेरुल में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है।
कुकशेत गांव के वेलकम हॉल में आयोजित इस शिविर में हजारों नागरिक पहुंचे, जहां कई लोगों को मौके पर ही सरकारी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में ठाणे तहसीलदार कार्यालय द्वारा इस विशेष अभियान का आयोजन किया गया। इससे पहले ठाणे तालुका के येऊर में आयोजित पहले शिविर में करीब 7,000 प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया था। उसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए अब बेलापुर मंडल के लगभग 30 गांवों के नागरिकों के लिए यह समाधान शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रिमिलेयर प्रमाण पत्र सहित कई व्यक्तिगत दस्तावेज मौके पर ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही नवी मुंबई महानगर पालिका और समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है और पात्र लोगों को आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जा रहे हैं। एक ही स्थान पर कई सरकारी सेवाएं मिलने से बड़ी संख्या में नागरिक, विद्यार्थी और किसान शिविर में पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन की इस पहल से उनके लंबे समय से लंबित कई काम तेजी से पूरे हो रहे हैं। महाराजोत्सव अभियान अंतर्गत यहाँ समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब, उनकी संकल्पना से यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर का जो उद्देश्य है वो जो समाज के पिछड़े लोग हैं, महिला है, विद्यार्थी है, क्षेत्र मजदूर है, उनको उनकी समस्या का निराकरण एक जगह पे किया जाए। नागरिक को जो आवश्यक सुविधा है वो एक जगह दिया जाए। और हाल ही में गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे यानी परमिशन कैंसिल किया है और जो टुकड़ेबंदी अधिनियम है उसके अंतर्गत कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, उनका लोगों को प्रसार किया जाए, लोगों को उनके बारे में जानकारी दी जाए। महाराष्ट्र के कल्याण से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर खुद नासिक जाकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कल्याण के उम्बरडे इलाके में हुई इस घटना ने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। जानकारी के मुताबिक शख्स ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वह सीधे नासिक पहुंचा और सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को पूरी घटना बता दी। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी के बीच पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा था। पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिस कारण दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। घटना के दिन भी दोनों के बीच तीखी बहस हुई और गुस्से में आकर विशाल ने अर्चना का गला घोंट दिया। हत्या के बाद आरोपी नासिक में सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचा और पूरी सच्चाई बताई, जहां उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल लिया। फिलहाल कल्याण की खपड़पाड़ा पुलिस ने आरोपी विशाल को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। खपड़पाड़ा पुलिस स्टेशन कल्याण, यहाँ पे एक CR नंबर 121/26 ये हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इसकी हकीकत ऐसी है कि खड़गपाड़ा पुलिस स्टेशन के हद में कैलाश कारभारी चाल है। यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक महिला मृत अवस्था में वहाँ पे है, वो खुली में। तो हमारे वाघमोड़े साहब को वहाँ की इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने उनकी टीम के साथ वहाँ पे गए तो एक महिला उनको वहाँ पे मयत मिली है। वो वहाँ पे माहिती लेने के बाद ऐसे समझ में आया कि उसके पति वहाँ पे आए थे और वो पति ने उसका खून किया है। तो हमारी टीम नासिक में जाके उसके पति को भी लेके आई और उसको ये गुने में अटक किया है। खून की हकीकत ऐसी है कि दोनों ही पति विभक्त रहने के, 1-1.5-2 साल से अलग अलग रहने के, वो यहाँ पे काम करने की, पति नासिक से उसको लेने के लिए आए थे। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।